हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर, आपका जो थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट टू भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट टू। पार्ट वन के अंदर हमने बच्चे स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका था कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन है, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये मेरे पास क्या लीनियर पेयर की दो इक्वेशन हैं, ठीक है, टू वेरिएबल लीनियर पेयर की दो इक्वेशन है। अगर देखिए बच्चों इनके बीच ये रिलेशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, मतलब x और y के जो कॉफिशिएंट है उनकी रेशियो बराबर नहीं होगी, तो हम कहेंगे दोनों लाइंस बच्चों क्या है, यूनिक सॉल्यूशन बनाती हैं, या फिर क्या बोलेंगे इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर इन लाइन के बीच ये वाला रिलेशन होता है बच्चों, तो हम कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ऐसे ही बच्चों अगर तीनों की रेशियो बराबर हो जाएगी बच्चों, तो हम कहेंगे क्या, कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइंस, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों इन दो लाइन के बीच कौन सा रिलेशन है, ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है जी। तो पैरेलल का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, इट्स मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए बच्चों उस इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है बच्चों ये a1 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a2, ये क्या है बच्चों b1, और ये क्या है बच्चों आपका b2। तो a1 कितना है बच्चों 3 और a2 कितना है 2 इक्वल टू 2k और अपॉन में 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, कितना आएगा 15 4k, तो 15/4, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 15/4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन दो लाइन के बीच कौन सा रिलेशन है बच्चों, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन है, इट्स मीन्स कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, तो आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सेम इसी पैटर्न से करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए बच्चों तो यहाँ पे क्या है, इन दो के बीच क्या रिलेशन है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, इट्स मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 कितना है c, a2 कितना है 6, b1 कितना है -1, b2 कितना है -2 इक्वल टू ये 2 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और ये 3 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये रिलेशन है, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है तीनों इक्वल हैं, हम दो स्टार्टिंग के दो को लेकर वैल्यू c की निकाल लेते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 की c में करो 2c इक्वल टू 6, तो c इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल टू 2, देन द सेकंड इक्वेशन कैन बी। देखिए बच्चों हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन के साथ जौन सी इक्वेशन क्या होगी, इस पर डिपेंडेंट होगी, वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन को डिपेंडेंट तब कहते हैं बच्चों जब इनके बीच ये रिलेशन होता है, कौन सा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट्स मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस या फिर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन जब होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, आपस में डिपेंडेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों वो क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास ये, तो जो लाइन इसके साथ सेम रेशियो बनाएगी बच्चों वही क्या होगी, इस पर डिपेंडेंट होगी। तो देखिए माइनस का 5 7 और इस +2 को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -2, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अब जिस लाइन के साथ ये लाइन जिस लाइन के साथ ये रिलेशन बनाएगी वो क्या होगी, इस पर डिपेंडेंट होगी। तो कोई सी भी रैंडम ले लेते हैं बच्चों। देखिए अगर हम इससे इसकी रेशो को चेक करें तो -5/10
ठीक है, 7/-14 और ये माइनस का 4 वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखिए बच्चों, इसकी रेशियो है -1/2, ये भी माइनस का 1/2 और ये भी माइनस का 1/2। क्या बात है भैया, ये तो हमारा डी ऑप्शन ही मैच करी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था, किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से वो लाइन डिपेंडेंट होती है जो उसके साथ क्या बनाती है, कोइंसिडेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या फिर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इट्स मीन्स आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर हम सी को चेक करते बच्चों, तो माइनस का देखिए 5 अपॉन में क्या है बच्चों, माइनस का 10 इक्वल टू 7 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, प्लस का 14 एंड प्लस का 2 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 2 एंड यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस का 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ से रेशियो क्या आ रही है बच्चों, 1/2, यहाँ से रेशियो क्या आ रही है 1/2 और यहाँ से 1/2, तो तीनों इक्वल हैं क्या, नहीं है, इसलिए कंडीशन आपकी डी बिल्कुल आपका ऑप्शन ठीक है। और ऐसे अगर फर्स्ट को और सेकंड को भी हम चेक करेंगे तो भी तीनों की रेशियो बराबर नहीं हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सोल्यूशन x = 2 y = -3। देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में हमें 2 बातें चेक करनी है कि सबसे पहले कौन सा पेयर यूनिक सोल्यूशन बनाता है और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू 2 और y कितना आएगा बच्चों, -3 आएगा। अब देखिए बच्चों, तो पहले हम चेक करते हैं कौन कौन सा पेयर यूनिक सोल्यूशन बनाता है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ चेक करें 1/2 1/-3, तो इनकी रेशियो बराबर नहीं है, इट्स मीन ये यूनिक सोल्यूशन बनाता है। फिर देखिए 2/4 5/10, तो रेशियो इक्वल आ रही है, ये यूनिक सोल्यूशन नहीं बनाता, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन का मतलब है बच्चों कि रेशियो क्या आनी चाहिए, स्टार्टिंग की 2 की इक्वल नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 2/3 -1/2, तो ये भी यूनिक सोल्यूशन बना रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 1/5 माइनस का 4/-1, ये भी यूनिक सोल्यूशन बनाता है। इसका मतलब 1 2 3 इन तीनों में से कोई एक इसका ऑप्शन ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 चेक करनी, कौन सी इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। तो डी से चेक कर लेते हैं बच्चों, तो x की जगह पुट करते हैं बच्चों 2, तो ये 2 आ जाएगा और y की जगह पुट करते हैं -3, तो 0 आना चाहिए बच्चों। तो ये 2, ये प्लस का 12 माइनस का 14, तो 14 - 14 = 0। ठीक है बच्चों, अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो 5 × 2 और y की वैल्यू -3, तो 13 आना चाहिए। 10 माइनस माइनस प्लस, तो इसका 13 आ रहा है। इसका मतलब x = 2 और y = -3 से ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है और ये यूनिक सॉल्यूशन भी क्या करती है बच्चों, बनाती है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इफ़ x = a y = b इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के आपके पास 2 इक्वेशन है, इनका जो सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू a के बराबर है, y की वैल्यू b के बराबर, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें x और y ही निकालना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो एक तरीका तो क्या है कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो फिर हम टैली मेथड से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टैली मेथड से करें तो ये हमारा x है, ये हमारा y, तो x और y जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसके क्या होंगे बच्चों, सॉल्यूशन होंगे। तो x की वैल्यू 3, y आपका 5, तो क्या आएगा बच्चों -2 और यहाँ पे क्या है +2, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। x की वैल्यू 5 y 3, तो 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 5 और 3 कितना आना चाहिए 8, यहाँ कितना है 4, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर चेक करते हैं सी ऑप्शन, x की वैल्यू 3 y 1, तो 3 में से 1 गया 2। ठीक है जी, फिर यहाँ भी चेक करते हैं x की वैल्यू 3 y 1, 3 और 1 4। इसका मतलब सी ऑप्शन से दोनों इक्वेशन क्या हो रही है बच्चों, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अरुणा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। ठीक है जी, अरुणा के पास 1 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के बच्चों क्या हैं, कॉइन है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स डेट सी हैज़ 50, उसके बाद टोटल कॉइन कितने हैं बच्चों, 50 कॉइन्स है। ठीक है जी, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75, और जो अमाउंट बनेगा बच्चों कितना बनेगा आपका 75। देन द नंबर ऑफ ₹1 एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आर। हमें 1 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों, थर्ड चैप्टर के अंदर जितने भी बच्चों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, इनको अगर आप टैली मेथड से करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास 1 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन है बच्चों। ठीक है जी,
टोटल क्वांटिटी कितनी है 50। तो हमें पता है कि मान लीजिए इसकी क्वांटिटी को हमने x मान लिया, इसकी क्वांटिटी को y, तो यानी कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए बच्चों आपका 50 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, हमने ₹1 की क्वांटिटी को x माना तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 1x, और हमने ₹2 की क्वांटिटी को क्या माना y, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2y, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 75। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन दोनों इक्वेशन को क्या करता है बच्चों सेटिस्फाई करता है। बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, तो x 35 y 15। तो देखिए बच्चों 35 और 15 50, ठीक है जी। अब सेकंड चेक करते हैं, 1 इंटू 35 और 2 इंटू 15 30, तो कितना आ रहा है बच्चों 65 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब बात करते हैं सेकंड वाली, x की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ 35 और ये 20, तो 50 नहीं आएगा बच्चों, ये तो हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड क्या है c कितना है, c ऑप्शन में x कितना है 15, तो x 15 y 35, तो 50 आ रहा है बच्चों। पर यहाँ पर अगर 15 करेंगे तो 15 रुपीज़, और यहाँ पर अगर 35 करेंगे तो ये बच्चों 70 रुपीज़ आ जाएगा। ये तो आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है 85, जबकि आना क्या चाहिए 75, तो ये ऑप्शन भी आपका बच्चों गलत है। तो अब तो इनडायरेक्टली कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया बच्चों, डी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। चेक कर लेते हैं फिर भी, x की वैल्यू 25, y 25 प्लस 25 50 आ रहा है, और अगर x की जगह 25 करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, और y की जगह 25 करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, और कितना आ गया बच्चों 75। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल आपका बच्चों करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज। देखिए बच्चों, फादर की जो एज है ना बच्चों, वो अपने सन की एज से क्या है बच्चों 6 टाइम्स है। ठीक है जी, एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है जी, कि जो फादर है बच्चों वो अपने सन की एज से 6 टाइम्स है। ठीक है जी, 4 ईयर हैंस, 4 साल के बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम हिज एज। ठीक है, और आफ्टर 4 ईयर जो फादर है ना वो अपने, हाँ जी, आफ्टर 4 ईयर के बाद जो फादर है वो 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा अपने सन से। ठीक है बच्चों, तो हम इसे करते हैं टैली मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो फादर है वो सन से 6 टाइम ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों, ये सन की एज है, ये फादर की एज है, तो फादर सन से 6 टाइम ज़्यादा, ये कंडीशन मे भी हो सकती है, और ये इससे 6 टाइम ज़्यादा, ये कंडीशन भी हो सकती है, और 36 ये 6 ये इससे 6 टाइम ज़्यादा है, ये भी हो सकता है, और ये 24 ये 3, ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। तो पहली कंडीशन तो ठीक है कि जो फादर है वो सन से 6 टाइम ज़्यादा है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, वो कह रहा है कि 4 ईयर हैंस, आफ्टर 4 ईयर 4 साल के बाद फादर की एज सन की एज से 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। अब चेक करते हैं भाई सेकंड इक्वेशन को। तो बच्चों अभी सन की एज कितनी है 4 ईयर के बाद ये 8 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, बट 28 इससे 4 टाइम ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। आफ्टर 4 ईयर के बाद ये 9 एज का हो जाएगा, ये 34 का हो जाएगा, और 34 इससे 4 टाइम ज़्यादा नहीं है। आफ्टर 4 ईयर के बाद जो 6 है वो 10 बन जाएगा, 36 आपका 40 बन जाएगा, तो फादर सन से 4 टाइम ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन दोनों कंडीशन क्या करता है बच्चों सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पार्ट 2 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।